गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हमारा आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हम थ्योरम्स वगैरह रिजल्ट्स पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 एक ही एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी की, तो इसके अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by so given is continuous at x equal to 3। ये x equal to 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, a और b में रिलेशन फाइंड करनी है। so given is continuous at x equal to 3। It means limit x approaching 3 negative fx will be equal to limit x approaching 3 positive fx। Further ये f of 3 के इक्वल होगा। So this implies limit x approaching 3 negative ax plus 1 limit x approaching 3 positive bx plus अब पॉजिटिव नेगेटिव लिखे ना लिखे अब मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने फंक्शन लिख दी। नेगेटिव मींस लेस देन 3 पे ये फंक्शन, ग्रेटर देन 3 पे ये फंक्शन से। तो दिस इंप्लाइज लिमिट लगाएं तो 3a plus 1 is equal to 3b plus 3। दिस इंप्लाइज 3a minus 3b is equal to 3 minus 1। दिस इंप्लाइज 3a minus b is equal to 2। So this implies a minus b is equal to 2 by 3, which is the required relationship between a and b। हमें यही रिलेशनशिप फाइंड करनी थी a और b के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 exercise 5.1 question number 18 given find the value of lambda if the function defined by this is continuous at x equal to 0। x इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूस है तो लैम्डा फाइंड करो। देखिए f is continuous at x equal to 0 only if limit x approaching 0 negative fx is equal to limit x approaching 0 positive fx is equal to f of 0। अगर इसके इक्वल हो that is only if limit x approaching 0 lambda x square minus 2x is equal to limit x approaching 0 4x plus 1। That is if lambda 0 square minus 2 into 0 is equal to 4 0 plus 1। That is if 0 is equal to x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगी अगर 0 1 के इक्वल है, which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है। Hence no at no value of lambda f is continuous at x equal to 0। लैम्डा की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को 0 पे कंटिन्यूस कर सके ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। फिर व्हाट अबाउट 1? वन पे चेक करते हैं। f is
continuous at 1 if limit x approaching, इस पे लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं, इस पे एक ही फंक्शन है, f of x is equal to f of 1 if limit x approaching 1 4x plus 1 is equal to x greater than 0 हो तो f of 1 कितना होगा 4 into 1 plus 1. So if 4 1 plus 1 is equal to 5, if 5 is equal to 5, which is true for all n. लैम्डा कुछ भी हो ये वैल्यू यही आएगी. Hence f is continuous for any value of lambda. So ये था क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 20. तो आपने देखा सेम फंक्शन है, दो नंबर हमने इसकी डोमेन में लिए, एक नंबर पे ये पॉजिटिव हर एक वैल्यू पर लैम्डा की हर एक वैल्यू पर कंटिन्यूअस आया और दूसरे नंबर पर दूसरे पॉइंट पर ये किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 19. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन मैंने आपको अदरवाइज भी कराया था, यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. सो शो दैट द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. कोई भी इंटीजर्स लेंगे उस पे ये इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगी. तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होती है, वेयर एज इंटीजर्स को छोड़कर कोई भी फ्रैक्शंस ले लें आप, प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लें, उन पे ये चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो ये फंक्शन उस पे कंटिन्यूअस आती है. सो लेट c बी एनी इंटीजर. मैंने जनरल इंटीजर ले लिया है, कोई पर्टिकुलर इंटीजर नहीं, c ले लिया है जनरल इंटीजर. लेट c बी एनी इंटीजर, देन g ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस. अब c इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर पे इंटीजर ही होती है, तो c माइनस c दैट इज 0. अब लिमिट फाइंड करते हैं. तो लिमिट चाहे मॉडुलस फंक्शन वाला कोई क्वेश्चन हो जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन हो, उनमें हमेशा लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी होती है. तो लिमिट x अप्रोचिंग c नेगेटिव g ऑफ x, दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग c नेगेटिव x माइनस x, x इक्वल टू c माइनस h. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही सब्स्टिट्यूशन रहती है. as x goes to c, h goes to 0. so this is limit at h approaching 0 c minus h minus c minus h. ठीक है, लिमिट कभी भी इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर नहीं लगती है, इसको पहले सॉल्व करना है आपने. तो बताएं c क्या था, इंटीजर था, फॉर एग्जांपल 3, तो c माइनस h क्या आएगा, c माइनस h मींस 2 पॉइंट समथिंग, तो उसका आंसर क्या आएगा, मींस c माइनस 1 आएगा. तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 c माइनस h माइनस c माइनस 1. अब लिमिट लगा दें तो c माइनस 0 माइनस c माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज 1. दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे. ये आप लोग नोट कर ले, राइट हैंड पे यहां प्लस, फंक्शन सेम प्लस, तो सब्स्टिट्यूशन में c प्लस आएगा. तो यहां c प्लस c प्लस c प्लस h में कितना होगा, आप इसी एग्जांपल में देखिए. c प्लस h का मतलब है 3 पॉइंट समथिंग, एग्जांपल लेकर बता रहा हूं 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका क्या आता है 3 मींस c आता है. तो इस केस में ये वैल्यू c ही आएगी. तो c और c कैंसिल, तो जब आप लिमिट लगाओगे तो वैल्यू लगाए तो माइनस 0, दैट इज 0. देख ले, सिंस लिमिट x approaching c g of x c negative is not equal to limit x approaching c positive g of x, therefore g is discontinuous at c. Since c is an arbitrary integer, ये मैंने कोई पर्टिकुलर इंटीजर फिक्स किया हुआ इंटीजर नहीं लिया, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है इसकी डोमेन में, तो उस पे ये डिसकंटिन्यूअस है. इट मींस ये हर एक इंटीजर
जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, हेंस g is a discontinuous function at all integral values. So this was question number 19. Question number 20. Question 20 is the function, so given f of x is x square minus sin x plus y. So क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले f ऑफ पाई लेते हो गया पाई स्क्वायर माइनस sin पाई प्लस 5। sin पाई 0 होता है तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 दिस इज प्लस 5। ठीक है, अब लिमिट निकालते हैं। Also limit x approaching pi f of x. This is limit x approaching pi x square minus sin x plus 5. So this is pi square minus sin pi plus 5. This is pi square minus 0 plus 5. This is pi square plus 5 equal to f of pi. तो हमने क्या प्रूव किया, लिमिट x अप्रोचिंग पाई f of x is equal to f of pi, hence f is continuous, hence f is continuous at x equal to pi, hence the proof. यही प्रूव करना हमें। क्वेश्चन नंबर 21। तो आप इसको अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ए पार्ट है 21 क्वेश्चन, f of x is equal to sin x plus cos x. We know that sin x and cos x are continuous function, ये हमने प्रूव किया। एंड from algebra of continuous function we know that sum of two continuous functions is again a continuous function, so f(x) is a continuous function। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा इसको हम सिंगल टर्म भी बना सकते हैं। सिंगल टर्म बनाने के लिए देखिए, so this is sin x sin pi by 4 plus cos x cos pi by, sin रखें cos रखें के बाद इसको cos कर, इसको cos करके इसको sin ऐसे कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा sin a plus b। तो सिंगल टर्म बन गई। जिस तरह से sin x का क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको भी करें, वैसे हो जाएगा, कंटीन्यूअस प्रूव हो जाएगा। अगर वैसे नहीं करना तो मैंने बताया we know that sin x and cos x are continuous functions, sum of two continuous functions are also continuous। वैसे ही माइनस वाला है b पार्ट, उसको भी आप लिख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस, तो उससे हो जाएगा। अगर वैसे नहीं करना है इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1/√2 पे क्या होता है, sin पाई बाय 4 भी 1/√2 आता है और cos पाई बाय 4 कॉमन वैल्यू आती है इसमें, इसलिए मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया। इसको भी ऐसे कर सकते हैं। एक और है उसमें मल्टीप्लिकेशन है। एक आंसर मैंने वैसे ही बता दिया आपको, आप प्रोडक्ट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस, वैसे भी आ जाता है। वैसे नहीं करना है तो इसको 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें। f of x is equal to 1/2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। अब इसको आप वैसे कंटीन्यूअस करें। तो ये सभी सिंपल पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, discuss the continuity of the cosine, cosecant, secant, cotangent। so हो गया cos, cosec, sec और cotangent, cot। इन सब की आपने, जैसे मैंने tan का क्वेश्चन करवाया था, जैसे cos sin का कराया था, ये सेम उसी तरह से आपने इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। मैं आपको एक्सरसाइज करवाने से पहले ही ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप इसकी कंटिन्यूटी करें। लिमिट में प्रॉब्लम अगर आए कहीं फाइंड करने में 11th के टॉपिक पे देख लें, वहां लिमिट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, f of x is equal to sin x by x plus 1, x less than 0, x greater than 0।
फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए बोला है इसने। तो वैसे ही हम सी लेंगे और उस सी पे अलग अलग केसेस में हम चेक करेंगे। सो लेट सी बी एनी रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ एफ। केस 1, when c is less than 0, so f of c sin c by c. Also limit x approaching c f of x. This is limit x approaching c sin x by x. So limit x approaching c है, 0 नहीं है, x approaching c है तो c 0 से छोटा है तो sin c by c डिफाइंड है equal to f of c. Therefore f is continuous. तो इस केस में continuous है. केस सेकंड, when c is equal to 0, so f of c means f of 0 वो हो गया 0 plus 1 हो गया 1. Also limit x approaching 0 f of x. तो 0 टर्निंग पॉइंट है, इस पे लेफ्ट लिमिट भी फाइंड करेंगे और राइट लिमिट. तो लेफ्ट के लिए आ गया लिमिट x approaching 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होता है sin x by x. This is sin 0 by 0 1. ये लिमिट आपने पढ़ी है 11th में. लिमिट थीटा approaching 0 sin theta by theta, that is 1. So again right hand limit x approaching 0 positive fx. This is limit x approaching 0, positive means greater than, तो greater than पे है x plus 1, 0 plus 1, that is 1. So this implies limit x approaching 0 negative fx is equal to limit x approaching 0 positive fx is equal to f of 0. Therefore f is continuous at x equal to 0. इस पे भी continuous आ गया. तीसरा केस, केस थर्ड, when greater than 0. So f of c is equal to c plus 1. लिमिट यहां दो निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही लिमिट निकालें आप, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में एक ही फंक्शन है. सो लिमिट x approaching c x plus 1, this is c plus 1, this is f of c. Therefore f is continuous at x equal to c. तो आपने देखा तीनों केसेस, चाहे लेस देन है, चाहे ग्रेटर देन है, चाहे इक्वल है, तीनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस, तीनों केसेस में ये फंक्शन कंटिन्यूस आ रही है. क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इट मींस इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है. हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है. क्यों नहीं है? आपने तीनों के पूरी डोमेन को इस पे आपने तीन हिस्सों में बांटा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0. तीनों पे चेक किया, कहीं पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं आई. हेंस f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अब एक लेक्चर इसमें और दे देंगे हम. ऑलमोस्ट एक टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ 20-25 मिनट का एक लेक्चर